और चलिए बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है और इस दौरान सीएम ने कहा है कि कभी भी किसी नेशनल हाईवे का निरीक्षण कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर हाईवे में गड्ढे मिले तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि राज्य की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाला हर टूरिस्ट अच्छा संदेश लेकर जाए। वहीं सीएम ने कहा कि बिना फिटनेस की चल रही गाड़ियों पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय हो। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य के हर आईएसबीटी को यात्री सुविधाओं से लैस होना चाहिए और इसके लिए प्लान तैयार करें। किसी भी बस अड्डे के नजदीक अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर थाना और चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि नए बस अड्डे ऐसी जगह बने जहां जमीन की कमी ना हो और लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार पोर्टल का शुभारंभ किया है, उसकी शुरुआत की है। अपनी सरकार पोर्टल में जरूरी सेवाएं मिल पाएंगी। पोर्टल पर कुल 427 जन केंद्रित सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कई काम ऑनलाइन हो सकेंगे। स्टेट कैरेज गाड़ियों का टैक्स कहीं से भी ऑनलाइन हो सकेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन चालान जमा किया जा सकेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन परमिट की स्क्रूटनी। वहीं रोडवेज बस ड्राइवरों के फोन पर हमसफर ऐप होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोई भी स्कीम या फिर ऐप सिर्फ नाम के लिए ना बनाया जाए, बल्कि जिसके लिए बने उसके काम भी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के लिए काम कर रही है और हम धीरे धीरे और लंबा रास्ता तय करेंगे। मानसिकता है कि हमें औपचारिकता बस 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस जाना है, उसके बाद काम खत्म। इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा। हम सब लोगों को पेल लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा कि अगर 5 की जगह 7 भी बज जाएगा, 8 भी बज जाएगा और 9 भी बजेगा तो भी हमको जो है उतने ही मन से काम करना होगा जितने मन से हम सवेरे 10 बजे आए हैं। तब जाकर हम नए उत्तराखंड का संकल्प को पूरा कर पाएंगे। हमारा मुख्य हेतु है कि धीरे धीरे सदे हुए कदमों से एक लंबा रास्ता जो हमको मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस में राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है, उसमें एसआईटी ने कहा है कि फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं मिला है। साक्ष्य के नाम पर सिर्फ बैग और लॉकेट मिला है। इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए कि आरोपियों के मोबाइल भी एसआईटी कब्जे में नहीं ले सकी। वहीं हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में दाखिल करें। और सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका में अपना प्रति शपथ पत्र भी जो है वो दाखिल करे। थी और हमने कोर्ट के सामने रखी वो एसआईटी की रिपोर्ट, जिसमें एसआईटी ने कहा है कि जो डिमोलिश साइट थी, जो ध्वस्त किया था, खासकर अंकिता का कमरा टारगेटेड रूप से ध्वस्त हुआ था, वहाँ से उन्होंने एसआईटी ने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने में नाकाम रही है, नंबर 1। दूसरा, एसआईटी रिपोर्ट, इस स्टेटस रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है, कहती है कि मुख्य अभियुक्त और अंकिता का मोबाइल भी वो रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। रुद्रपुर की मेट्रोपोलिस कॉलोनी के एक फ्लैट से पुलिस द्वारा पकड़े गए फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसने बड़ा खुलासा किया है। ये पूरा का पूरा गैंग देश भर में सक्रिय है। ये लोग कई नामी गिरामी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, डिप्लोमा, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट तैयार कर बेचते थे। इन लोगों के कब्जे से 164 तैयार मार्कशीट, 10 डिग्री, 3 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 2000 डिग्री मिली है। वहीं कई यूनिवर्सिटियों की 17 मुहरें, 3 प्रिंटर और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इस गैंग का सरगना रुद्रपुर का रहने वाला नवदीप भाटिया है। एक विश्वविद्यालय के 2 कर्मचारी भी इस गैंग में शामिल हैं। ये लोग 1 डिग्री के लिए 25 से 50 हजार रुपए तक वसूलते थे। क्वालिटी मतलब इसमें 3D होलोग्राम्स भी होते हैं और ये क्या बोलते हैं वो QR कोड भी होता है, सब कुछ होता है उसमें, ठीक है ना, बार कोड भी होता है, सब होता है, सब कुछ हाई क्वालिटी फेक सर्टिफिकेट से छाप के देते थे। अगर मान लो वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता था तो ये वो फील्ड ऑफिसर से
उनके साथ संपर्क में रहते थे और वो इन फर्जी डिग्रियों को वेरीफाई भी कराते थे। और देहरादून जू से किंग कोबरा के गायब होने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वन मंत्री ने कहा कि इस मामले में अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बयानों में विरोधाभास को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लच्छीवाला पार्क के इंचार्ज थे, उनसे भी बात हुई है और वर्तमान हमारे प्रिंसिपल जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनसे भी बात हुई है और पीसी से वाइल्ड लाइफ चार्ज होने के बाद है। और साथ ही साथ इन दोनों को देखते हुए और जो कुछ इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ मुझे हालात लगे तो इसमें मैंने तत्काल पीसी से वाइल्ड लाइफ को जांच बैठाने का आदेश किया कि इसमें जांच बैठा करके जो भी स्थिति है उससे अवगत करा के अगर किसी ने किसी तरह का कोई इसमें नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तरकाशी में समाज कल्याण विभाग की लापरवाही सामने आई है। विकास खंड नौगांव के मोल्डा गांव की बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत दिखाकर पेंशन बंद कर दी गई। बुजुर्ग महिला के बेटे ने बताया कि पिछले 6 महीने से उसकी माता की पेंशन नहीं आई थी, तो वो विभागों के चक्कर लगाने लगे और जब वो जिला समाज कल्याण विभाग गए तो वहां जाकर पता लगा कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की रिपोर्ट में उनकी माता को मृत दिखाया गया है, जबकि उनकी मां स्वस्थ है और जिंदा है। शासन की लापरवाही से मतलब माता जी को मृत्यु घोषित किया गया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा और प्रधान के द्वारा माता जी को एक किया गया है, मृत्यु घोषित किया गया है, जिससे कि मतलब माता जी को वृद्धावस्था पेंशन की कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में अभी ये प्रार्थना पत्र आया है। इस संबंध में मेरे द्वारा ग्राम प्रधान और जो ब्लॉक में जो ग्राम विकास अधिकारी है विजय टमटा जो तत्कालीन थे, जिनके द्वारा इनको मृत्यु घोषित किया गया है, उनको मेरे द्वारा थाने में बुलाया गया है। आज जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता बैंकों में 423 पोस्ट पर भर्ती घोटाले के मामले की जांच को तकरीबन 1 साल का समय हो गया है, लेकिन आज तक जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। मामला विधानसभा में भी उठा, कमेटी भी बनी, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आई। ₹423 पोस्ट पर जिला सहकारिता बैंक में 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती घोटाला हुआ, जिसकी जांच 9 महीने बाद भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। मार्च के महीने में देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अप्रैल से नीरज बेलवाल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी जाँच शुरू की, लेकिन जाँच रिपोर्ट में क्या रहा ये आज तक साफ नहीं हो पाया। मामले में जब विभागीय मंत्री का कहना है कि 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, एक एक पेपर चेक करने में समय तो लगेगा ही। और जब मुझे पता चला कि भाई 2-3 बैंकों में नियुक्तियों में कुछ गड़बड़ हुई तो हमने उसकी जांच बिठाई है। और चूंकि 6000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने वहां फॉर्म भरे थे, सबको सर्टिफिकेट चेक करना, उनका जो है क्या क्या दिक्कतें उनमें हुई हैं, ये पूरी जो है जब रिपोर्ट सरकार के पास आएगी तो मुझे लगता है कि इतना तो आप विश्वास जरूर रखोगे कि अगर कोई भी दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जबकि विपक्ष इस मामले पर सीधे सीधे मंत्री को घेर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री ही नहीं चाहते कि जांच रिपोर्ट सामने आए। नौकरी बेचने की जो रसीदें हैं वो उनके घर से जारी हो रही हैं, तो इसमें जांच कहां से हो पाएगी जब तक वो मंत्री हैं। मेरी जानकारी है, मेरी पुष्ट जानकारी है कि जांच की फाइल 2 बार मंत्री जी तक गई, लेकिन मंत्री जी ने पैरंग लौटा दी और उल्टा डांटा लोगों को कि इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई तुम्हें। पेपर लीक घोटाले के पहले से सहकारिता बैंक के भर्ती घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आज तक मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने न आना अपने आप पर कई सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। दोनों हॉस्पिटल कैंपस में नई बिल्डिंग का उद्घाटन सीएम धामी ने किया। ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, इमरजेंसी बिल्डिंग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। वहीं सीएम धामी ने दून अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं सीएम धामी ने आशा संगिनी पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। पूरे राज्य में करीब 12,000 आशा हेल्थ वर्कर्स हैं जो आशा संगिनी पोर्टल में काम
की डिटेल रिपोर्ट और परफॉर्मेंस अपडेट होगी। दिसंबर में होने वाली भर्ती एग्जाम को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय में सभी डीएम और एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। यूके से लेकर लोक सेवा आयोग को दिए गए एग्जाम में फुल प्रूफ तैयारी के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई है। एग्जाम में ड्यूटी देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिसंबर में पुलिस, आरक्षी, आईआरबी और फायर ब्रिगेड विभाग की भर्ती परीक्षा होनी है। उससे पहले तमाम तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होना है। विपक्ष गैरसैंण में सत्र नहीं कराने के साथ ही कुछ अन्य मुद्दों को धार देने की तैयारी में जुटा है। शीतकाल का ये सेशन सियासी तौर पर गर्माहट भरा रहने वाला है। आप रिपोर्ट देखिए। विधानसभा सेशन 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून में प्रस्तावित है। विपक्ष ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 5 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। यूके भर्ती घोटाला, हालांकि कई गिरफ्तारियां हुई लेकिन ज्यादातर कोर्ट से छूट गए। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग उठा सकता है। विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला, 2016 से पहले भी भर्तियों पर एक्शन न लिए जाने को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। अंकिता मर्डर केस, विपक्ष उस वीवीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर हंगामा कर सकता है, जिसको लेकर अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। मैदानी जिलों में कानून व्यवस्था, ऊधम सिंह नगर में यूपी पुलिस की रेड, मंत्री की हत्या की साजिश समेत कानून व्यवस्था का मुद्दा भी छाया रहेगा। वहीं खनन और गैरसैंण में सेशन नहीं कराने के मुद्दे को भी विपक्ष प्रमुखता से उठा सकता है। मुद्दों की भरमार है और जो सत्र की अवधि है वो इतनी कम है कि हम तमाम मुद्दों को समायोजित नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष के लिए डगर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में संसदीय कार्य मंत्री ही विपक्ष के निशाने पर होंगे। हालांकि सत्ता पक्ष तैयार होने की बात कह रहा है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना और सरकार का काम आरोपों का जवाब देना है। सरकार पूरी तरह तैयार है आरोपों का जवाब देने के लिए। देहरादून में होने वाले विधानसभा सेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा सचिवालय को अभी तक विधायकों के 565 सवाल भी मिल चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सवाल विपक्षी विधायकों के। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीएसपी के प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद आज रुड़की पहुंचे। उससे पहले भगवानपुर के मंडावर चेकपोस्ट पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इमरान मसूद ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी संगठन को मजबूत किया जाएगा। मायावती ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं निर्वहन कर रहा हूं। बहन जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूं। उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत कर करके हम लोग तैयारी में लगे हैं। अभी कोई चुनाव हाल फिलहाल में यहाँ नहीं है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग निकले और निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम आने वाले वक्त में मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किरण नेगी मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले और पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत ने गुरुवार को कैंडल मार्च निकाला, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। सत्ता पक्ष से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो बौरा गए हैं। कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, लेकिन अभी अपील का भी ऑप्शन मौजूद है। हरीश रावत सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। इस पर हरीश रावत ने भी जोरदार चुटकी ली है। रावत जी उम्र के जिस मोड़ में हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बौरा गए हैं, जिसे कहते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की आदत है वह खाए बौराए हैं, वह पाए बौराए, तो वो तो वह पा करके बौराए हैं। चलिए, मैं कुछ खा के ही बौराया हुआ हूँ, लेकिन सुबोध को शुभकामनाएं हैं, वो कुछ पा करके बौरा गए। कोटद्वार थाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल अचानक कोटद्वार थाने पहुंची।
जहां उन्होंने महिला डेस्क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर महिला डेस्क के रजिस्टर को भी चेक किया। साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को महिला से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कोटद्वार में भी अलग से महिला थाना बनाने की सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे महिलाओं की और भी आसानी से सुनवाई हो पाए। हाँ, कोटद्वार थाने की मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, इसलिए मैं औचक निरीक्षण में मुझे जाना होगा, क्योंकि कई बार क्या है, महिला बेचारी परेशान होती रहती है कि हमारी एप्लीकेशन नहीं ली जा रही है, ये नहीं लिया जा रहा है। इसलिए मैं देखने गई थी कि क्या वास्तव में क्या स्थिति है, क्या ये कितना सुनते हैं महिलाओं को। उन्हें मैंने समझा भी दिया है कि आप महिलाओं को सुने। चमोली की नीति घाटी में सर्दियों के चलते कई गांव खाली हो चुके हैं, लेकिन गांव में चोरी की वारदात भी बढ़ती जा रही है। नीति घाटी के कागा गांव में 10 से 15 लोगों के घरों के ताले टूटे मिले हैं। सूचना पर गांव के लोग पहुंचे तो देखा कि चोरों ने दरवाजे खिड़की तोड़कर जरूरत के सामान पर हाथ साफ कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं नीति घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इस बार कागा में लगभग 10-15 परिवारों का ताला तोड़ा गया है और हमने प्रशासन को कई बार बताया भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा घर के ताले तोड़े गए हैं और जब हमको सूचना मिली तो हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। कई लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं हैं, कुछ जेंट्स लोग आए हैं, करीबन 8-10 लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जब हमने गांव में पूरा भ्रमण किया तो लगभग हमारे यहाँ पे 20-25 परिवार रहते हैं, इसमें से 15-20 लोगों का परिवार के घरों का ताला तोड़े गए हैं। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने शुक्रवार को थाना प्रभारियों और क्षेत्र अधिकारियों की बैठक की है। इसके साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अभियान की समीक्षा भी की, जिसमें थानाध्यक्षों की जिम्मेदारी तय की गई, जिसके तहत जिसे थाने के अंतर्गत ड्रग्स पकड़ी जाएगी उसकी जवाबदेही थानाध्यक्ष की तय की जाएगी। ड्रग पैडलर को चिन्हित कर मादक पदार्थ एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही अवैध संपत्ति भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अब हर महीने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कामों की समीक्षा पुलिस मुख्यालय में होगी। बागेश्वर के कपकोट इलाके में ततैये के हमले से एक मासूम की मौत हो गई। ये घटना हुई और उसके बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। कपकोट के पौनसारी गांव में गुरुवार की शाम को 2 भाइयों पर ततैयों ने हमला कर दिया था। दोनों बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि दूसरे बच्चे को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। ततैया ने काट रखा है, जिसमें कि एक नाती की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे नाती को अभी हमने एसी में रख के थोड़ा परामर्श के हम घर ले जा रहे हैं। तो जो छोटा बच्चा था सागर, वो मृत अवस्था में आया था। मेरे द्वारा उसका प्रशिक्षण किया गया और ईसीजी करने पे वो मृत पाया गया, तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। कारण तथाकथित हिस्ट्री यही थी उसकी कि उसे जो है लाल चींटियां कहते हैं, उन्होंने काटा था शायद। जानी मानी भजन गायिका और कथावाचक साध्वी शक्तिपुरी को निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया। शुक्रवार को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में साध्वी शक्तिपुरी का विधि विधान से पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु भी मौजूद थे। हरियाणा की रहने वाली साध्वी शक्तिपुरी भजन गायक और कथावाचक हैं। निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि साध्वी शक्तिपुरी लंबे समय से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटी हुई। हमारे बीच में हमारे श्री बलराम भारती 12 साल पहले बाबा इच्छापुरी धाम मतलोडा हिसार में मेरे गुरुजी ने संन्यास दिया। सनातन धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं, वो वेद शास्त्रों के अध्ययन के साथ जो तपस्याएं होती हैं वो सब करवाई। उन्हीं की कृपा से एक भजन गाया, काड़ा काड़ा कवे गुजरी की कृपा हुई है, इनकी गुरुजी की कृपा हुई है और ये दिन आप सबके सामने। आज हमारी शिष्या शक्तिपुरी जी महाराज जो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। आप बहुत अच्छे कथावाचक है और भजन भी बहुत अच्छे गाती है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में बर्फबारी की पहली तस्वीर सामने आई है।
धाम में अब धीरे धीरे बर्फ जमने लगी है। धाम में हो रही बर्फबारी के बाद केदारनाथ मंदिर परिसर में अब बर्फ जमने लगी है। आपको बता दें कि कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ ही कुछ साधु संत भी रहते हैं। देहरादून में वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ नई पीढ़ी के बढ़ते रुझान को देखते हुए उत्तराखंड की महिलाओं ने पहाड़ी ड्रेस पहनकर एक रैली निकाली। पहाड़ की खूबसूरत वेशभूषा में महिलाएं यहां पर नजर आईं, जिसमें पिछोड़ से लेकर गुलोबंद और पहाड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र रही है। वहीं गोरखाली समुदाय से लेकर नीतिमाड़ा के ड्रेसेस भी महिलाएं पहने हुए नजर आए, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रही थी। गांधी पार्क में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने यहां पर पारंपरिक डांस का समा बांध दिया। मेन चीज ये है कि अपने देहरादून वाले, उत्तराखंड वाले, अपने गढ़वाल, कुमाऊं, पूरे कल्चर वालों को जोड़ने का ये मकसद है कि हमारे ये परिधान है, इससे हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारी बहुएं सीखेंगी। जो बहुएं आजकल की जीन्स पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, शायद ये हमारे एकजुटता देखकर, ये हमारा परिधान देखकर वो भी इस चीज को आगे ले जाएंगे। समय के बदलाव के साथ जिस तरह का एक पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, तो उसको लेकर के एक हमारी जो विरासत है, हमारी जो अपनी धरोहर है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, उसके लिए एक प्रतीकात्मक रैली है ये, जो उत्तराखंड के तमाम जितने भी जनपद हैं, कुमाऊं, गढ़वाल के, वो 14 जनपद का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले आदित्य कुमार शुक्रवार को रुद्रपुर पहुंचे। राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले आदित्य मानवता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 3 सितंबर को दिल्ली से चले थे। 6 राज्यों और लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा तय कर वो रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उधम सिंह नगर में उनका स्वागत किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़